हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 22 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 फरवरी 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर भी कर देना। चलिए शुरुआत करेंगे रिवीजन सेक्शन से। रोजाना की तरह कल का रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम रखी गई थी भाषा का महत्व, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह। और 2025 फरवरी में गूगल ने अनाउंस किया है कि भैया भारत में सबसे बड़ा अपना ऑफिस कैंपस खोलेगा। नाम होगा इसका अनंत, और ये कहाँ खोला जाएगा? बेंगलुरु कर्नाटक में। इसके अलावा 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता ये पुणे महाराष्ट्र में आयोजित की गई है। और अजमेर में ट्रांसजेंडर के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की गई। केरल सरकार के द्वारा एक्सपायर हो चुकी दवाओं के संग्रहण के लिए एक योजना शुरू की गई है। शिक्षा में उनके परिवर्तनकारी योगदान के लिए विसा लक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर भाग्यश्री पटेल जी को। और एनबीसी रक्षा अभ्यास उन्नत रोबोटिक के साथ किया चाइना ने। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि समुद्री नेविगेशन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, इसने अभी भारत को उपाध्यक्ष बनाया है, सिंगापुर इसका अध्यक्ष है। और एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब इंडोनेशिया ने जीत लिया है चीन को हरा करके। एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ बना दी गई हैं सलीला पांडे। और 20 फरवरी को दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है ना, तो ये दोनों का राज्य स्थापना दिवस होता है। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। आज भी 11 क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे। 1 मिनट में आपने इसका रिवीजन किया है। क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, वहां से जाकर के सॉल्व कर लेना। पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना? तो ये बन गया है भाई भारत। दुनिया का दूसरा देश जो डिजिटल पायलट लाइसेंस बनाएगा, मतलब ई लाइसेंस सुविधा शुरू की गई है पायलट्स के लिए। पायलट्स के लिए लाइसेंस जो बनता था जाकर के बनवाना पड़ता था अभी तक, अब ई अप्लाई मतलब ऑनलाइन ही अप्लाई होकर के ऑनलाइन ही बनने का हो जाएगा। ये ऐसा नहीं कि भारत ने शुरू किया है और भारत सरकार की ये नई पहल है। एक्चुअली में अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है इसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय जो नागरिक उड्डयन संगठन है, उसका एक रिक्वेस्ट डाला गया है सभी देशों को कि भाई आप लोग भी ये ई प्रक्रिया शुरू कर दो, कि जो ई लाइसेंसिंग प्रक्रिया है ये अगर हो जाएगी तो इससे पायलट्स ज़्यादा मात्रा में आएंगे और आसानी हो जाएगी उनको लाइसेंस के लिए। ठीक है, तो ज़रूरत भी है आने वाले समय में काफ़ी। अभी तो देखो, मतलब अभी तक तो केवल एरोप्लेन ही चल रही थी, अब तो आने वाले टाइम पर एयर टैक्सी भी आने वाली है। तो ऐसे में पायलट्स के लिए ई लाइसेंस तो बहुत ज़रूरी है। खैर, यूनियन एविएशन मिनिस्टर जो है अपने राम मनोहर नायडू, इन्होंने भी ये लॉन्च कर दिया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए के द्वारा ये कहा गया कि हम भी भाई अप्रूवल दे देंगे। तो भारत बन गया है दूसरा देश। पहला देश कौन है? पहला देश है चाइना। चाइना पहले से ही ये कर रहा है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के सिफारिश पर और प्रारूप के आधार पर ये बनाया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में है। सदस्य इसके हैं 193 जो इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो नियम जो रेगुलेशन बनाते हैं ये सभी देश फॉलो करते हैं। आगे, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया? तो साथियों, वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश के सुरेश खन्ना है। देश की वित्त मंत्री तो निर्मला सीतारमण जी हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं। तो उत्तर प्रदेश का बजट लॉन्च हुआ और ये बजट था 8.08 लाख करोड़ रुपए का। मैंने इस पर आपको वीडियो दी है। देखिए, अब समय बदल रहा है और समय के साथ साथ आप लोग को भी बदलना होगा। देखिए, पहले डेली करंट अफेयर का प्रचलन शुरू हुआ 2018 में, हम लोगों ने शुरू किया है ना। अब 2200 से ज़्यादा एपिसोड लगभग में हो गए हैं। मुझे तो याद भी नहीं है, लास्ट वाला अंक थंबनेल में बदल देता हूँ। पूरा याद भी नहीं है, लगभग 2100-2200 से ज़्यादा एपिसोड हो गए हैं डेली करंट अफेयर के आपके, है ना। तो वो जब टाइम आया था 2018 में, नीड थी, ज़रूरत थी डेली करंट अफेयर की, डेली पढ़ना चाहिए, वो हम लोगों ने शुरू किया था। फिर मंथली, वीकली ये सब चीज़ें शुरू की गई। फिर समय के साथ-साथ डिटेल से ज़्यादा पूछा जाने लगा। कोई भी टॉपिक हो उसमें बहुत ज़्यादा अंदर घुस करके पूछा जाने लगा एग्ज़ाम में। तो अब समय है ट्रेंडिंग टॉपिक का। तो अब धीरे-धीरे मैं जैसे आप लोग को कोई भी जो भी ऐसा बड़ा मुद्दा रहता है, उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, उसको डिटेल से व्याख्या के साथ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग भी उन वीडियोज़ को भी देखा करो।
ठीक है ना। हालांकि देखते हो डेली करंट अफेयर से ज़्यादा लोग उसमें देखते हो, लेकिन बहुत सारे डेली करंट अफेयर के व्यूअर हैं जो उसको नहीं देखते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अब समय बदल रहा है, आपको भी थोड़ा सा डिटेल में जाने की आवश्यकता होगी, तो जो भी ट्रेडिंग टॉपिक की वीडियो आपको दी जाए उसको जरूर देखा करो। मैंने बजट पर आपको कल रात को वीडियो दी, देर रात को वीडियो दी, उस वीडियो को देखिएगा। उसमें मैंने डिटेल से आपको समझाया यूपी का बजट। यूपी स्पेशल एग्जाम की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही जबरदस्त, मतलब कि समझ लो अमृत है, पी जाओ घूट करके, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनना बनना है। बाकी अन्य स्टेट के हैं उनको मोटा मोटा जानकारी चाहिए। खैर, यहाँ पर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ मोटी मोटी जानकारी। जैसे यूपी का जो बजट आया, वो बजट इस बार योगी सरकार का 9वां बजट था, और सुरेश खन्ना जो कि वित्त मंत्री हैं, ये लगातार 6वीं बार लगातार ये पेश किए हैं, ठीक है ना, लगातार पेश किए। शिक्षा पर 1,06,000 करोड़ सबसे ज्यादा खर्च किया जाएगा। इसके अलावा ऊर्जा पर 61,000 करोड़, ऐसे ऐसे अलग अलग खर्च किए जाएंगे। ये पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। खैर, ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है, पिछली बार से 9.08%, 9.80% ज्यादा है, ठीक है, इंक्रीज किया गया है पिछली बार के बजट की अपेक्षा। तो अब इसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग खर्च किए गए हैं। दो प्रमुख चीजें हैं जिन पर योजनाओं पर खर्च होगा, जैसे स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, 49 लाख स्मार्टफोन बटेंगे, और जो मेधावी छात्राएं हैं उनके लिए स्कूटी वितरण करने की योजना है। नाम होगा रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, ठीक है। तो मेधावी जो इंटरमीडिएट की छात्राएं हैं उनको ये मिलेगा, स्कूटी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, बाकी डिटेल के लिए आप लोग जाकर वीडियो देख लीजिएगा। अगला, भारत में पक्षी गणना सूची, इनमें कौन सा राज्य शीर्ष पर आया? तो साथियों, भारत में पक्षी गणना सूची जारी की गई कि मतलब किस राज्य में कितने पक्षी हैं, किस राज्य में सबसे ज्यादा पक्षी हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा पक्षी पश्चिम बंगाल में निकल करके आए। पश्चिम बंगाल भारत में तो सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। और अगर अन्य देशों में बात करें, एशियाई देशों में, तो इसमें भारत में सबसे ज्यादा पक्षी हैं। पक्षी हैं मतलब नहीं, पक्षी की प्रजातियों की बात हो रही है यहाँ, ठीक है ना। पक्षी की प्रजातियां सबसे ज्यादा हैं। पक्षी तो भाई पक्षी हैं, उड़ करके कभी इधर कभी उधर। और आपको तो ये भी पता होगा कि प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है, इसीलिए 2 बार साल भर में, मई महीने के दूसरे शनिवार को और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को। तो प्रवासी पक्षी दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि पक्षी जो होते हैं ना, वो अपने वातावरण के अनुकूल प्रवास कर जाते हैं। अगर यहाँ पर जहाँ पर रह रहे हैं, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी और वो ठंडी नहीं सहन कर पा रहे हैं, तो वो गर्मी वाले इलाके में चले जाएंगे, ऐसे दूसरे देश में चले जाएंगे। ऐसे वहाँ पर अगर मान लो कोई गर्मी वाला है तो वो ज़्यादा गर्मी नहीं सहन कर पा रहा है, ठंडे इलाके में चला जाएगा। तो पक्षी तो कहीं भी जाते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पक्षी की प्रजातियां कहाँ पर है, इसको लेकर गणना की गई। तो इस मामले में भारत में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है सबसे ज्यादा पक्षी की प्रजातियों के मामले में। तो देखिए, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट जीबीबीसी की ये रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर 543 प्रजातियां केवल बंगाल में हैं। पूरे भारत में बात करें तो पूरे भारत में पहले 1036 प्रजातियां थी, अब बढ़ करके 1068 प्रजातियां हो गई हैं पूरे भारत में, ठीक है ना। और पश्चिम बंगाल में भी सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो दार्जिलिंग में है। तो 14 से 17 फरवरी के बीच में एक ये काउंट अभ्यास शुरू किया गया और इसमें काउंट करके बताया गया है। अगला, बीबीसी का इंडियन स्पोर्ट विमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? अच्छा, जब ये अभी वीडियो रिकॉर्ड करने आ रहा था ना, अचानक से एक आर्टिकल आया मेरे सामने। तो बीबीसी पे उस पर जुर्माना लगाया गया है, शायद 3.5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है बीबीसी पर, बीबीसी इंडिया पर, है ना। अब क्यों लगाया गया है, क्या है डिटेल, उसको तो मैं एनालिसिस करके आपको, हो सकता है कल आपको वीडियो दे दूं इसको लेकर के। तो बीबीसी पर फिलहाल जुर्माना लगाया, यहाँ बीबीसी अवार्ड दे रहा है इंडियन स्पोर्ट विमेन ऑफ द ईयर, भारत में स्पोर्ट विमेन को लेकर के। ये लोग क्या करते हैं ना, एक तो देश विरोधी चीज करेंगे, उसके बाद उस पर लीपापोती करने के लिए ना थोड़ा थोड़ा अवार्ड कोई शुरू कर दिए, कोई ऐसा अच्छा परोपकारी काम शुरू कर दिए, लेकिन हमेशा करेंगे देश विरोधी ही गतिविधियां। चलिए, बुराइयों को ही मतलब दिखाएंगे सामने। चलिए, बीबीसी का इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार ये मिला है मनु भाकर को। देखो, बुराई देखना गलत बात, दिखाना गलत बात नहीं है, लेकिन हमेशा बुराई ही दिखाना और छवि हमेशा धूमिल करना, ये बुरी बात है। वो काम करता है बीबीसी। खैर, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट विमेन ऑफ द ईयर इस बार हैं हर हर पुरस्कार के विजेता मनु भाकर, क्योंकि इस बार इन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल एक ही ओलंपिक में जीत लिए, जो कि एक इतिहास है, भारत में अभी तक किसी भी खिलाड़ी ने नहीं किया है। इन्होंने, ये क्योंकि शूटिंग से संबंधित है, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में और उसके बाद 25 एयर पिस्टल में 2 ब्रॉन्ज जीते हुए हैं। एक सिंगल्स में, एक मिक्स में जीता हुआ था इन्होंने। तो खैर, ये तो पा गए स्पोर्ट विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड।
इसके अलावा कुछ और भी पुरस्कार दिए गए बीबीसी के द्वारा, जैसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, ये भी इन्हें को चुना गया। पैरा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर, ये अवनी लेखरा को चुना गया है। अवनी लेखरा आपको पता होगा, ये भी गोल्ड विनर है पैरा ओलंपिक्स में। लेकिन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिताली राज को मिला है, ये पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान रह चुकी हैं। सबसे लंबा क्रिकेट का करियर रहा है इनका महिलाओं में, महिला क्रिकेटर में। वर्ष की उभरती हुई एथलीट शीतल देवी, यानी इमर्जर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द यानी इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर, ये शीतल देवी चुनी गई हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर की शुरुआत 2019 से हुई थी और पहली पुरस्कार विजेता पीवी सिंधु थी, पुरुषेला वेंकटा सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी। अगला, बीबीसी मतलब जानते हो ना, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन, लंदन बेस्ड एक संस्था है जो न्यूज एजेंसी है, पूरी दुनिया में इसका ऑपरेशन चलता है। सोल लीडरशिप सम्मेलन 2025 के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो सोल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन किया गया, पहला संस्करण, और इसका उद्घाटन किया पीएम मोदी जी ने। पीएम मोदी ने यहाँ पर उद्घाटन किया। आप देखो पीआईबी का आर्टिकल है 19 फरवरी का। सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव 21 फरवरी को दिल्ली में शुरू किया गया, भारत मंडपम में। ठीक है, भारत मंडपम में। अच्छा, एक और जरूरी बात, इसमें भूटान के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। भूटान के प्रधानमंत्री आए हुए हैं यात्रा पर, 20 से 22 फरवरी 3 दिवसीय यात्रा पर है भारत के। दासो सेरिंग टोबगे, इनका नाम आपको याद रखना है। ये आए और इसमें हिस्सा लिए, नई दिल्ली में आयोजित हुआ, पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ये पहला संस्करण था। सोल मतलब स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, गुजरात में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष इसके सुधीर मेहता बनाए गए हैं। अगला, तो कॉन्फ्रेंस इसका नई दिल्ली में हुआ था। अच्छा, जिन लोगों ने बुक नहीं ऑर्डर किया, बुक ऑर्डर कीजिए। एक और जरूरी बात, जो इंग्लिश में लेना चाहते हैं उनके लिए अंतिम मौका है। देखो 2 दिन के लिए विंडो ओपन की जाएगी, संडे तक। ठीक है, मंडे को आखिरी शिपमेंट में भेजूंगा इंग्लिश वालों के लिए। तो इंग्लिश वालों का कुरियर जो होगा वो आखिरी बार मंडे को जाएगा। जितने लोग को भी ऑर्डर करना है अभी ऑर्डर कर दो फाइनल। इसके बाद क्योंकि ये फोटोकॉपी करके ये जो स्पायरल वाला है इस साल के लिए बंद कर दिया जाएगा, अब अगली साल वाला शुरू होगा। ठीक है ना, अगली बार के लिए। तो ये लास्ट शिपमेंट जाना है सोमवार को, तो इसलिए आपका ये सैटरडे और संडे 2 दिनों के लिए मौका है। जितने लोग भी हो वो आप ऑर्डर कर दो। और प्राइस भी कम किया गया है इसके लिए, क्योंकि लास्ट बार ऑफर है। तो 259 किया गया है। मात्र 259 में जो है आप ऑर्डर कर सकते हो। और लास्ट चांस है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, सैटरडे और संडे। ठीक है, यही 2 दिनों तक आप इसको, जिसको जिसको इंग्लिश में चाहिए, स्पायरल नोट्स में कैसी है नोटबुक, उसको आप मैं टेलीग्राम पर भेजा हुआ हूँ। मैं कल आज फिर से दिन में टेलीग्राम पर और बाकी जगहों पर भेज दूंगा। आप देख लेना सैंपल कि किस प्रकार से स्पायरल नोट्स बना करके फोटोकॉपी आपको प्रोवाइड की जाती है, कुरियर की जाती है। तो और जिनके पास पहुंचा है वो लोग कमेंट करके बता भी दें कि किस प्रकार से कंटेंट उनके पास जा रहा है, गया हुआ है। और इंग्लिश वाला कुरियर इसके बाद बंद कर दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम मैगजीन द्वारा विमेन ऑफ द ईयर 2025 किसे नामित किया गया है? तो ये किसे नामित किया गया है? ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को नामित किया गया है विमेन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के लिए। ये हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। ये पक्षियों के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए काम करती हैं, जागरूकता फैलाती हैं पक्षियों के संरक्षण के लिए, खास करके उन पक्षियों के संरक्षण के लिए जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो ऐसे पक्षी जो लुप्त प्राय पक्षी हैं, हरगिला या ग्रेटर एडजुएंट स्टार्क, इन सब के आर्द्रभूमि आवास के संरक्षण में इनके प्रयास के लिए इन्हें टाइम मैगजीन की विमेन ऑफ द ईयर की लिस्ट में नॉमिनेट किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, ये नॉमिनेट की गई हैं, विमेन ऑफ द ईयर नहीं चुनी गई हैं। ऐसी 13 महिलाओं को नॉमिनेट किया गया है। अब इनमें से किसी एक को पिक किया जाएगा और वो बनेगा विमेन ऑफ द ईयर। ठीक बात, क्लियर? तो ये अभी नॉमिनेट की गई हैं, लेकिन चूंकि भारत की हैं और नॉमिनेट की गई हैं, वहां तक गई हुई हैं, तब भी भाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाई ऑस्कर जीतो या ना जीतो, लेकिन ऑस्कर के लिए अगर जाती है कोई फिल्म, जैसे लापता लेडीज इस बार गई है, तो वैसे ही न्यूज का विषय बन गया, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नॉमिनेट तो हुई है, वहां तक गई तो है। खैर, यहाँ पर इनको ऑलरेडी व्हिटली गोल्ड अवार्ड मिल चुका है, और वो भी 2-2 बार, 2017 में और 2024 में ये व्हिटली गोल्ड मेडल पा चुकी हैं। टाइम मैगजीन की बात करें तो 1923 में स्थापित हुआ था। अमेरिका की एक प्रतिष्ठित मैगजीन है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, हाल ही में सबसे तेज 200 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? देखो अभी टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया था। याद होगा कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको 2024 का, क्योंकि 2024 में वो तो चुनाव जीते, 2000 ऐसे 16 में भी जीते थे, तो 2016 का भी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर उन्हें चुना गया था।
चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे तेज 200 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं मोहम्मद समी अहमद। अभी हाल ही में जब भारत बांग्लादेश के बीच चैंपियंस ट्रॉफी में मैच हुआ तो इसमें इन्होंने लिए 5 विकेट और इनका पंजा ऐसा रहा कि बांग्लादेश हार गया और भारत जीत से शुरुआत किया चैंपियंस ट्रॉफी में। खैर ये अपना 200 विकेट भी पूरा किए हैं और 200 विकेट ये मात्र 104 मैचों में लिए हैं और ये बन गए हैं दुनिया के दूसरे सबसे तेज और भारत के सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज। ठीक है, तो मिशेल स्टार्क इनसे आगे हैं केवल दुनिया में 102 मैच में, वो भी 2 मैच ही आगे हैं और बाकी मोहम्मद समी अहमद हैं। खैर इसमें एक और रिकॉर्ड बना रोहित शर्मा का, तो इसके लिए अलग क्वेश्चन क्या लूं इसी में बता दे रहा हूं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही। रोहित शर्मा के 11,000 वनडे रन पूरे हुए। 11,000 वनडे रन सबसे तेज बनाने वाले में दूसरे सबसे तेज हैं ये। इन्होंने विराट कोहली के बाद सबसे तेज ये रन बनाए हुए हैं। सबसे तेज विराट कोहली है भारत में और दूसरे ये हैं। अच्छा, दुनिया की ये 10वें क्रिकेटर हो गए हैं, मात्र 10वें खिलाड़ी जिन्होंने 11,000 रन बनाए हैं और भारत के मात्र चौथे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 11,000 या उससे प्लस रन बनाए हैं। ठीक है जी, आगे। फरवरी 2025 में किसको परोपकारी योगदान के लिए मैसाचुसेट गवर्नर का प्रशस्ति पत्र दिया गया? तो मैसाचुसेट में गवर्नर का प्रशस्ति पत्र ये दिया गया है किसे? नीता अंबानी को। नीता अंबानी ये रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। यह है नीता अंबानी, रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और इनके परोपकारी कार्यों के लिए, क्योंकि रिलायंस फाउंडेशन एक एनजीओ टाइप के रूप में काम करता है, ठीक है ना, तो परोपकारी संगठन है। हर एक बड़ी कंपनी का एक एनजीओ होता है या परोपकारी संगठन होता है जो देश के या जनता के आम समाज के हित के लिए काम करता है। तो इसके ऐसे ही इनका भी है, तो उसकी ये अध्यक्ष और संस्थापक है नीता अंबानी। तो इनको इनके परोपकारी कार्यों के लिए मैसाचुसेट में गवर्नर का प्रशस्ति पत्र दिया गया हुआ है। ठीक है, बाकी तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगला, हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वे अनंत नागेश्वरन और ये अभी और भी बने रहेंगे, आपको इनका नाम भूलने की जरूरत नहीं है। 2 और साल के लिए इनको एक्सटेंशन मिल गया है, 2 साल के लिए, तो मतलब ये मार्च 2027 तक के लिए अब होंगे। मार्च 2027 तक का मतलब समझ रहे हो कि भाई अभी इस बार का तो इकोनॉमिक सर्वे ये रिपोर्ट जारी किए। आपको पता होगा कि भारत का जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है वही आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जारी करता है बजट के ठीक एक दिन पहले। जारी नहीं करता है मतलब कि तैयार करता है, जारी तो वित्त मंत्री ही करते हैं क्योंकि संसद में जारी होना होता है, तो संसद में जो होगा वो संसद का सदस्य ही जारी करेगा। तो संसद के सदस्य में जारी वो करते हैं लेकिन तैयार ये करते हैं रिपोर्ट। तो अभी ये 2025 वाला जारी किए हैं इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, 2026 का भी ये जारी करेंगे और 2027 का भी जारी करेंगे, क्योंकि 1 फरवरी 2027 को पेश होगा बजट और 31 जनवरी 2027 को ये अपना इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगे और फिर मार्च 2027 तक ये रहेंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर से अगला कोई हो सकता है या हो सकता है और फिर से एक्सटेंशन मिल जाए। खैर, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2025 क्या कहती है इस पर मैंने डिटेल से आपको वीडियो दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया जब भी कोई बड़ा टॉपिक होता है आपके लिए वो वीडियो लाता हूं मैं, तो ये वीडियो आप जाकर देख लेना। बजट से पहले इसको देखना, फिर बजट वाली भी वीडियो देख लेना क्योंकि बजट भी इंपॉर्टेंट है। इस बार के बजट में क्या बड़ी बड़ी घोषणा की गई है वो भी देख लेना। और वैसे ई बुक में मैं आपको अलग से चैप्टर बना करके पूरा दिया ही हूँ, तो उससे आप केवल एक बार रीडिंग लगाओगे सब आपका तैयार हो जाएगा। खैर, 2 साल की अवधि इनकी बढ़ी है, 31 मार्च 2027 तक रहेंगे, बाकी सब मैंने आपको बता दिया है। अगर पूछा जाए कि भारत के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे तो वो थे जे अंजारिया। जे अंजारिया 1956 से 1961 तक। ओके, बजट के पहले यही आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पब्लिश करता है। अगला, दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता हुई, इसमें पुरुष एकल, अब भाई एटीपी है, कई बार मैं आपको बताया हूँ एटीपी है तो मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, ये होगा पुरुषों का, और अगर डब्ल्यूटीए है तो विमेंस टेनिस एसोसिएशन, ये होगा महिलाओं का। ठीक है ना, तो ये मेल के लिए होता है, ये फीमेल के लिए होता है। यहाँ पर मेल वाली आज बात हुई। अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले मैंने आपको डब्ल्यूटीए के बारे में बताया था कि इकलौता डब्ल्यूटीए टेनिस टूर्नामेंट मुंबई ओपन होता है भारत में। ठीक है ना, इकलौता भारत में होता है मुंबई ओपन, लेकिन एटीपी कई होते हैं, एटीपी कई होते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वुमेन टेनिस एसोसिएशन हो गया, एटीपी की बात है। तो इसमें पुरुष एकल का किसने जीता हुआ है? तो पुरुष को जीत लिया है किरियन जैक्वेट ने। किरियन जैक्वेट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इनको ये दिल्ली में दिया गया सम्मान पुरुष एकल विजेता रहे।
पुरुष युगल खिताब यानी मेंस डबल का खिताब मसामिची इमारुआ और रियो नोगुची ने जीता हुआ है। देखो भारत में 2025 में कहाँ-कहाँ एटीपी चैलेंजर टूर है, तो चेन्नई ओपन पहला, ठीक है, फिर दिल्ली ओपन हुआ, फिर पुणे ओपन होगा और फिर बेंगलुरु ओपन होगा, ठीक है ना। चलिए अगला, हाल ही में किस राज्य की वन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो किस राज्य की वन परियोजना को दिया गया है? नागालैंड। नागालैंड की वन परियोजना को स्कोच पुरस्कार मिला है। इस परियोजना का नाम है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, एनएफएमपी। तो एनएफएमपी को उसके राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, जो उन्होंने फॉरेस्ट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को इम्प्रूव किया है और वहाँ के लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने में जो भूमिका निभाई है, इसके लिए ये दिया गया है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को, ठीक है ना, ये पुरस्कार मिला है। तो ये 100वां स्कोच समिट था इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में, इसे बुलाकर सम्मानित किया गया। 2017 से 2027 तक के लिए ये प्रोजेक्ट था, चल रहा है, जिसके लिए इसे सम्मानित किया गया है। नागालैंड की बात आई है, नागालैंड आप मैप में देखो कहाँ पर है। भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में ये ऊपर दिखेगा आपको नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम। कल भी मैंने आपको दिखाया था। कोहिमा इसकी राजधानी है। यहाँ पर जिले हैं 16, विधानसभा में 60, लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 1 सीट यहाँ से जाती है। अपना बॉर्डर ये ऊपर असम से शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश से शेयर करता है और नीचे मणिपुर से शेयर करता है। नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम हैं और ला गणेशन यहाँ की गवर्नर हैं। फकीम मंजू अभयारण्य यहाँ पर है, नाटंगी नेशनल पार्क, ये दोनों ही पूछा जाता है, दोनों ही पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। सिलोई झील है, जुडू झील है यहाँ पर, कोहिमा, दीमापुर, जुकू घाटी, रेंगमा, जेगियां प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो ये थे साथियों आज के दिन की टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, वहां से प्राप्त कर सकते हो। कल मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देखने की बारी है। कल पूछा था विश्व सामाजिक न्याय दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो 2009 में मनाया गया था। भारत में मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी, तो सुचिता कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी। और उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा बार या कहीं दूसरी महिला कौन बनी है मुख्यमंत्री, तो दोनों ही आंसर होगा मायावती। अगला, आज आपको क्या बताना है, दिसंबर 2025 में IALA परिषद की बैठक कहां पर की जाएगी, कल मैंने आपको बताया था। इसके अलावा किस वर्ष मिजोरम राज्य को भारत का 23वां राज्य बनाया गया। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों के बारे में जो भी पता होगा डिटेल से जरूर आंसर करना। बुक ऑर्डर कीजिए, ई बुक जा करके एमजेटी ऐप से लीजिए। और मैं मिलूंगा, अच्छा हाँ, एक और लास्ट बार, इंग्लिश वाला जो लोग भी नहीं लिए हैं स्पाइरल नोट्स, लास्ट मौका है, ऑर्डर कीजिए, इसके बाद ऑर्डर बंद कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।